हेलो एवरीवन, दिस इज़ रवि झा। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा पीसीएसजे की वैकेंसी का आउट किया जा चुका है और आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द उसका एग्ज़ाम भी हमें देखने को मिलेगा। आमतौर पे फॉर्म को फिल किए जाने की जो प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है और हम सभी इसी परिस्थिति से कहीं ना कहीं दो चार या रूबरू हो रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। कुछ लोगों का व्यू है कि क्या इसी साल होगा, या कुछ लोगों का व्यू है क्या ऐसा तो नहीं कि नेक्स्ट ईयर इसके पोस्टपोन होने के चांसेस हैं। अब अगर हम एग्ज़ाम के सिर्फ डेट को लेकर बात करें तो वो जब होगा लोक सेवा आयोग के माध्यम से आपको कन्वे कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर हम इस एग्ज़ाम को देखते हैं तो कई बार हमें ये देखने की ज़रूरत होती है कि इसका सिलेबस क्या है, इसकी प्रिपरेशन क्या करनी है, कैसे करनी है और किन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर हम प्री एग्ज़ाम की बात करते हैं तो एज वी ऑल नो कि इसके अंदर टोटल आपके 5 सब्जेक्ट हैं लॉ के, और ये वो 5 सब्जेक्ट हैं जो अमूमन हर स्टेट के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आपका इंडियन पीनल कोड हो गया, आपका सीआरपीसी हो गया, सीपीसी हो गया, एविडेंस हो गया और इसके साथ ही साथ आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया। उसके बाद अगर हम लोग मेंस की बात करते हैं तो मेंस के अंदर लगभग 15-16 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, जिनमें से अगर 15 सब्जेक्ट की बात की जाए तो अमूमन ये भी वो सब्जेक्ट हैं जो हर स्टेट के अंदर आपको कॉमन देखने को मिलेंगे। लेकिन एक सब्जेक्ट आमतौर पे यूजुअली ऐसा है जो आपका लोकल एक्ट है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि सर प्री की तैयारी कैसे करें, क्योंकि उसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। क्या पढ़ें क्या छोड़ें, कई बार ये हमें समझ में नहीं आता है। कई लोगों का ये भी कहना होता है कि सर एमसीक्यू को कैसे सॉल्व किया जाए, या सर कई बार हम उसको पढ़ते हैं, याद करते हैं, भूल जाते हैं। पहली बात यह कि आपका जो तरीका है वो तरीका ही गलत है। एमसीक्यू को कभी भी रटा नहीं जाता है। ये नहीं कि पहले का ए होगा, दूसरे का बी होगा, तीसरे का डी होगा, चौथे का सी होगा। परंपरा ये होती है कि आप किसी भी क्वेश्चन को उठाइए, सबसे पहले ये देखिए कि वो क्वेश्चन किस एक्ट से पूछा गया है। उसके बाद आपको ये फाइंड आउट करना कि वो किस सेक्शन से पूछा गया है। उसके बाद लगे हाथों आपको उसके इंटायर सेक्शन को पढ़ना है, और जब कभी भी आप सेक्शंस को पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट लाइंस है, इंपॉर्टेंट शब्दावलियाँ हैं, वो खुद ब खुद आपके दिमाग में क्लिक करने लगती है। और जैसे ही वो चीज़ें क्लिक करेंगी जाहिर सी बात है आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद आप वापस से अपने सवाल पर आइए और आप देखेंगे कि उस सवाल का एग्जैक्ट आंसर आपको देखने को मिलता है। क्योंकि कई बार हम इन चीज़ों को फेस करते हैं, जानते भी हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो पब्लिकेशन की बुक हम यूज़ करते हैं उसके अंदर जो उत्तर दिए गए हैं वो सही ही हों। क्लरिकल मिस्टेक, ह्यूमन एरर किसी भी व्यक्ति से हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि एक तो आपका क्वेश्चन को लेके जो आपकी सर्टेनिटी है उसके आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपकी कंफर्म हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आमतौर पे जो आपका पूरा का पूरा एक ओवरऑल बेस या कॉन्सेप्ट है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की इस छोटी सी चर्चा में मैं रवि झा आपके साथ सीआरपीसी को लेकर चर्चा करने के लिए आया हूँ। आमतौर पे सीआरपीसी के अंदर किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कैसे पता होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को लेकर आपके साथ बात की जाएगी। सबसे पहले तो आपको हर एक्ट का एक प्रॉपर नाम होता है, वो नाम आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं सीआरपीसी की तो ये तो कहने को हो गया कि चलिए भाई सीआरपीसी है, लेकिन आखिर इसका कोई तो पूरा नाम होगा। और अगर हम इसके पूरे नाम की बात करते हैं तो वो है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ये तो रहा आपके सीआरपीसी का पूरा नाम। इसी के लगे हाथों आपको इसका नोटिफिकेशन नंबर भी देखने की ज़रूरत है, और अगर हम इसके नोटिफिकेशन नंबर को देखते हैं तो वो है 2 ऑफ 1974। यानी कि 1974 के अंदर ये दूसरे नंबर का कानून था जिसको कि राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, और कई बार नोटिफिकेशन नंबर से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। अब सवाल ये है कि किस डेट को मंजूरी मिली, तो वो डेट है आपकी 25 जनवरी सन 1974, और ये एक्ट जो था आपका फाइनली इन्फोर्स हुआ था 1 अप्रैल 1974 को। इसके अलावा भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कि जैसे इसके अंदर आपके टोटल कितने चैप्टर्स हैं, आपके कितने टोटल सेक्शंस हैं, कितने शेड्यूल हैं। तो अगर हम चैप्टर को दरकिनार कर दें, सिर्फ सेक्शंस की बात करते हैं तो 484 सेक्शंस हैं, और इसके अलावा इसके अंदर आपको 2 शेड्यूल भी देखने को मिलते हैं। लेकिन सवाल यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। आमतौर पे इसके अंदर एक पार्ट आपका कहलाता है, दैट इज़ कॉल्ड आपका प्रियम्बल। अब वो ज़माना गया जब हम प्रियम्बल शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में क्लिक होता था कि ज़रूर ये भारतीय संविधान के बारे में पूछ रहा होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रियम्बल कह लीजिए, ऑब्जेक्ट कह लीजिए, प्रस्तावना कह लीजिए, हर एक्ट का जो नोटिफिकेशन नंबर होता है ना, उसके ठीक नीचे एक लाइन का जिक्र होता है,
उस लाइन में अमूमन आपको 2-3 शब्द कॉमन देखने को मिलते हैं, जैसे कंसोलिडेट हो गया, अमेंड हो गया, डिफाइन हो गया। लेकिन अगर हम सीआरपीसी के प्रिम्बल की बात करते हैं तो इसके अंदर सिर्फ आपको 2 शब्द देखने को मिलते हैं। पहला है आपका कंसोलिडेट, जिसको कि समाकित करना लिखते हैं, और दूसरा है आपका अमेंड, यानी कि जरूरत पड़ी तो इसको बदला भी जा सकता है। इसके बाद हर एक्ट का जो धारा 1 है वो बेसिकली बताता है कि एक्ट का पूरा नाम क्या है। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो दिस एक्ट मे बी कॉल्ड, सवाल ये है कि इस एक्ट को क्या कहा जाता है वो तो हम लोगों को पता है, लेकिन यहां पर मे शब्द का प्रयोग किया गया है, तो मे शब्द को आप अंडरलाइन कर लीजिए। देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि इससे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कुछ कोड ऐसे हैं जहां पर मे नहीं बल्कि शैल वर्ड का प्रयोग किया गया है। दूसरे पार्ट पे अगर हम आते हैं तो ये पूछा जाता है कि इसका एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ होती है। तो देखिए, ये संपूर्ण भारतवर्ष के ऊपर अप्लाई होता है, पहली बात। दूसरी बात, जो आपका स्टेट ऑफ नागालैंड है, जो ट्राइबल एरियाज हैं, वहां पर इसके प्रावधान अप्लाई नहीं होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कभी होंगे ही नहीं। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है तो उसको ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करे, उसके बाद उसको वहां पे आराम से इंप्लीमेंट कर सकती है। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कहीं कोई दिक्कत होगी। उसके बाद अगर हम इसके अगले पार्ट पर चलते हैं तो आपको ये देखने की ज़रूरत होती है कि इसके अंदर जो लगभग 37 चैप्टर की लिस्ट है, उसके अंदर जो आपका नागालैंड है या आपके जो ट्राइबल एरियाज हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यूजुअली चैप्टर नंबर 8, 10 और 11 यही एप्लीकेबल है, बाकी के चैप्टर एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इसके बाद हर एक्ट का जो डेफिनेशन क्लॉज होता है वो आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। डेफिनेशन क्लॉज के अंदर आपको पहले 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली बात ये कि जो भी शब्दावली है उनको किस सीक्वेंस में रखा गया है, और दूसरी बात ये कि उनके अंदर की जो चीज़ें हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम सेक्शन 2 क्लॉज ए की बात करते हैं तो ये बात करता है आपके बेलेबल ऑफेंसेस की, और अगर मैं बैलेट में पढ़ूँ तो यहाँ पे लिखा है बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल और विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन्स एनी अदर ऑफेंस। अब सवाल यहां पर यह है कि अगर आप सेक्शन 2 क्लॉज ए को देखते हैं तो यहां पर आपको बेलेबल ऑफेंस भी बताया गया है और आपको कहीं ना कहीं नॉन बेलेबल ऑफेंस का भी जिक्र किया गया है। दोनों के ही बारे में यह बताया गया है कि दोनों का ही जिक्र आपको सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में देखने को मिलेगा। लेकिन अब सवाल यह आता है कि फर्स्ट शेड्यूल से क्या हमारे मन का जो कॉन्सेप्ट है क्या वो क्लियर हो चुका है कि आखिर बेलेबल है क्या। अगर हम बेलेबल की बात करते हैं तो आमतौर पर इसको जमानती अपराध कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि इसमें बेल एज अ मैटर ऑफ राइट है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो बेलेबल इन नेचर का है, जिसकी पूरी की पूरी लिस्ट आपको सीआरपीसी के शेड्यूल 1 में दी गई है, तो आमतौर पे वहां पर बेल एज अ मैटर ऑफ राइट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कंडीशंस टर्म्स का वायलेशन करेंगे या आप उसको फुलफिल नहीं करेंगे। मैटर ऑफ राइट का मतलब ये होता है कि जो भी कंडीशंस आपको बताई गई हैं, जो भी चीज़ें आपके ऊपर इम्पोज की गई हैं, आप उसको फुलफिल करेंगे तो आपको जमानत मिलेगी, फुलफिल नहीं करेंगे तो जमानत मिलने बहुत दूर की बात है। अगर हम दूसरे पार्ट पे नॉन बेलेबल ऑफेंस की बात करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि वो जो ऑफेंसेस हैं थोड़े से सीरियस नेचर के हो सकते हैं, और आमतौर पे यहाँ पर बेल एज अ मैटर ऑफ राइट बिल्कुल भी नहीं होता है, ये एज अ मैटर ऑफ डिस्कशन होता है। यानी कि लेट द कोर्ट विल हैव टू डिसाइड कि क्या आपको जमानत देनी है या जमानत नहीं देनी है। यह कोर्ट के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। कोर्ट जब जमानत देती है तो जाहिर सी बात है कोई भी ब्लैंकेट ऑर्डर पास नहीं करेगी, सभी पहलुओं को देखा जाएगा और उसके बाद कोर्ट अपना एक प्रॉपर जजमेंट देती है आपकी बेल के रिगार्डिंग। उसके बाद यहाँ पे अगर हम सेक्शन 2 के क्लॉज बी की बात करते हैं तो ये बेसिकली बात करता है चार्ज की। अब चार्ज क्या होता है, आपने देखा होगा जब कभी भी कोई व्यक्ति कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है या कंप्लेंट केस की अगर हम लोग बात करते हैं तो यूजुअली कोर्ट के द्वारा भी इसमें चार्जेस का जिक्र होता है। एफआईआर की अगर हम लोग बात करें तो प्रॉपर धाराएं लगाई जाती हैं। ये धाराएं आईपीसी की भी हो सकती हैं, किसी भी अदर लॉज की हो सकती हैं जहां पर बाकायदा पनिशमेंट का जिक्र किया हो, ना कि डेफिनेशन क्लॉज का। उसके बाद पुलिस चार्जशीट सबमिट करेगी, उसके बाद ये मैटर कोर्ट में भेजा जाता है कंसिडरेशन के लिए। अब जाहिर सी बात है ट्रायल को शुरू करने से पहले कोर्ट देखेगी ना कि आखिर उस व्यक्ति के ऊपर क्या चार्ज बनते हैं, क्या पता वो व्यक्ति डिस्चार्ज हो जाए। डिस्चार्ज किस परिस्थिति में होता है, आई होप इसके बारे में अभी आपको जानकारी होगी। अगर हम चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज का मतलब ये है कि जब कभी भी कोर्ट के सामने ऐसा कोई भी मैटर आता है तो जाहिर सी बात है ट्रायल करेगी कोर्ट, तो उसके पहले चार्ज को फ्रेम करेगी। चार्ज की संख्या एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो चार्ज बेसिकली एक प्रकार का इंटीमेशन होता है उस व्यक्ति को बताने के लिए कि तुम्हारे खिलाफ ये आरोप के ऊपर या इनको ध्यान में रखते हुए तुम्हारा ट्रायल आपका चलेगा, आप चाहें तो आने वाले वक्त में आप अपना डिफेंड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम सेक्शन 2 के क्लॉज सी की बात करते हैं तो बेसिकली ये बात करता है आपके कॉग्निजेबल ऑफेंस की। अब सवाल ये आता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, हालांकि इसका भी जिक्र आपको फर्स्ट शेड्यूल में देखने को मिलता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करते हैं तो एक ऐसा ऑफेंस होता है जहां पर पुलिस
बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है। और जाहिर सी बात है, अगर उसने FIR लॉन्च की है तो 100% डैम श्योर कि वो ज़रूर उस मैटर को इन्वेस्टिगेट भी करेगी। तो अगर हम कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करते हैं तो ये कहा जा सकता है कि थोड़े से संज्ञेय प्रकृति के होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको अदर सेंस में कंसीडर करेंगे। संज्ञेय का मतलब ये है कि द पुलिस इज बाउंड बाय द लॉ टू रजिस्टर एंड FIR टू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। बस इतनी सी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो सेक्शन 2 क्लॉज D में बात की गई है आपकी कंप्लेंट की। कंप्लेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यूजुअली जो कंप्लेंट होती है वो कोर्ट यानी कि मजिस्ट्रेट को की जाती है, ओरल या रिटन फॉर्म में, जहाँ पर आमतौर पे बेसिकली आप चाहते हैं कि मजिस्ट्रेट संज्ञान ले। ठीक है, इतनी चीज़ों को लेकर आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हाँ, इसी कंप्लेंट का यानी कि सेक्शन 2D का एक पार्ट है जो आपके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, जिसमें यह कहा गया कि अ रिपोर्ट मेड बाय पुलिस ऑफिसर इन केस which discloses after investigation the commission of a non-cognizable offense shall be deemed to be complaint। अब जाहिर सी बात है, अगर पुलिस ने किसी मैटर को इन्वेस्टिगेट किया है और इन्वेस्टिगेशन का जो आउटकम है, उसका जो रिजल्ट है, वो आमतौर पर ये बताता है कि भैया ये कोई कॉग्निजेबल नहीं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो आमतौर पे भी उसको भी एक प्रकार से कंप्लेंट ट्रीट किया जा सकता है। और इस परिस्थिति में जो पुलिस वाले होते हैं उनको एज अ कंप्लेनेंट ट्रीट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन 2 का क्लॉज G, ये आपके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बात करता है आपकी इंक्वायरी की। तो अगर हम इंक्वायरी की बात करते हैं तो बेसिकली ये पार्ट भी कोर्ट के द्वारा ही कंडक्ट किया जा सकता है, लेकिन ये आपका ट्रायल से थोड़ा सा अलग होता है। अगर हम अपने लॉ कॉलेज के दिनों को ध्यान से देखें तो अक्सर एक प्रैक्टिकल में वाइवा में सवाल पूछा जाता था कि इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल में क्या डिफरेंस है और इनका सीक्वेंस बताइए। तो जाहिर सी बात है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जाता है। इंक्वायरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कोर्ट के द्वारा किया जाएगा बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द ट्रायल, और ट्रायल तो प्रॉपर कोर्ट के द्वारा ही किया जाता है। इंक्वायरी बेसिकली एक चेक एंड बैलेंस होता है कि क्या वाकई में इस केस को करना ज़रूरी है या नहीं है, क्या इसके अंदर वो सारे एसेंशियल मौजूद हैं या नहीं है। इसके अलावा अगर हम दूसरे पार्ट को देखते हैं तो सेक्शन 2 क्लॉज H बात करता है आपके इन्वेस्टिगेशन के बारे में। और अगर हम इस इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक शब्द आपका कई बार पूछा गया है और वो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो पूरा का पूरा एक वाक्य या एक लाइन है जो बात करता है आपके कलेक्शन ऑफ एविडेंस की। इसका मतलब होता है साक्ष्य का इकट्ठीकरण, और ये आमतौर पर किसके द्वारा किया जाता है? पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद 2I में बात की गई है आपके जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद 2K मेट्रोपॉलिटन एरिया, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, और इसकी डेंसिटी और उसके पॉपुलेशन को लेकर भी सवाल पूछा गया है। तो आमतौर पे 1 मिलियन आप इस शब्द को रट जाइएगा, यहीं से सवाल आपका निकल कर आएगा। उसके बाद जाहिर सी बात है 2L में आपकी बात की गई है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, और एक ऐसा अपराध होता है जहाँ पर आमतौर पर हम कह सकते हैं कि पुलिस के पास ना तो अथॉरिटी है किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की, और जाहिर सी बात है इन्वेस्टिगेशन को लेकर भी कोई बहुत ज़्यादा पावर इनके पास नहीं होती है, बहुत ही ईमानदारी से। उसके बाद अगर हम सेक्शन 2 क्लॉज N की बात करते हैं तो बेसिकली बात करता है ऑफेंस की। अब ऑफेंस का मतलब क्या है कि हर वो चीज़ जो IPC या किसी भी अदर लॉ में प्रोहिबिट किया गया है, आमतौर पर उसको हम अपराध की श्रेणी या अपराध की कैटेगरी में रखते हैं। हालांकि इसके अंदर कुछ शब्दों का प्रयोग और किया गया है, जिसके अंदर आमतौर पे अगर किसी कंप्लेंट का जिक्र होता है या सेक्शन 20 कैटल ट्रेसपास एक्ट का भी जिक्र किया गया है, तो ये भी एक प्रकार से अपराध के दायरे में ही आता है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम 2Q की बात करें तो प्लीडर को लेकर सवाल पूछे गए हैं। प्लीडर का मतलब एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कोर्ट में अपना पक्ष रखता है। आमतौर पर इसके अंदर हम कह सकते हैं कि वो कोर्ट से इजाज़त लेता है, एंड आफ्टर सीकिंग द परमिशन ऑफ द कोर्ट दैट पर्सन विल हैव टू नरेट ऑल द इंसिडेंट बिफोर द एप्रोप्रिएट कोर्ट इन अ वेरी रीजनेबल मैनर। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं 2R, ये बात करता है पुलिस रिपोर्ट की, और जाहिर सी बात है पुलिस रिपोर्ट का मतलब क्या है कि पुलिस ने सबसे पहले किसी केस के अंदर FIR को लॉन्च किया, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट किया, उसके बाद उसकी जो भी रिपोर्ट आती है, चार्जशीट जिसको हम लोग कहते हैं। हालांकि इसके लिए पुलिस के पास पर्याप्त वक्त भी होता है 60 दिन और 90 दिन का, आप लोगों ने 173 में देखा होगा। उसके हिसाब से पुलिस अपनी रिपोर्ट तैयार करती है और कंसर्न मजिस्ट्रेट को भेज देती है। उसके बाद 2U आपके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बात करता है आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। आमतौर पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सरकार को रिप्रेजेंट करता है बिफोर द एप्रोप्रिएट कोर्ट। वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हो सकती है, हाई कोर्ट भी हो सकती है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी हो सकती है। बट फर्क सिर्फ इतना है कि बस उनके नाम या उनके डेजिग्नेशन में आपको अंतर देखने को मिलता है। हालांकि इससे संबंधित आपके CRPC में 3 सेक्शन बैक टू बैक दिए गए हैं, जहाँ पर हम लोग देखेंगे APP, आपके PP, SPP और आपके डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो 2W आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि समन्स केस क्या होते हैं, वारंट केस क्या होते हैं। तो समन्स केस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि भाई
एक ऐसा केस जहां पे सजा आपकी 2 साल से ज़्यादा की नहीं है, उसको हम लोग समन्स केस कहते हैं। या यहाँ पे तो सिंपली ये बताया गया है कि जो वारंट केस नहीं है वो बेसिकली आपका समन्स केस है, लेकिन हाँ ड्यूरेशन को लेकर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर हम 2WA की बात करते हैं तो ये बात करता है विक्टिम की। अब यहाँ पे अगर आपने 2WA देखा होगा तो ये आपका इंसर्ट हुआ है सन 2009 में एक्ट नंबर 5 के जरिए, और ये इन्फोर्स में आया था 31 दिसंबर सन 2009। अगर हम विक्टिम की बात करते हैं तो आमतौर पे विक्टिम एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसने कोई लॉस, कोई इंजरी या कोई हार्म सफ़र किया है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो विक्टिम हो वही सफ़र करे। आमतौर पे जो उसके लीगल हेयर्स होते हैं, जो उसके गार्जियन होते हैं, उनको भी इसकी परिभाषा के दायरे में रखा गया है। अब अगर आप 2X को देखेंगे तो यहाँ पर वारंट केस का जिक्र किया गया है, और वारंट केस के अंदर सिंपल सी बात कही गई है कि देखो भाई, हर वो केस जिसकी सज़ा 2 साल से ज़्यादा है, अब 2 साल से ज़्यादा तो कुछ भी हो सकता है, उम्र कैद हो सकता है, डेथ सेंटेंस हो सकता है, 10 साल 20 साल हो सकता है, तो आमतौर पे भी उसको भी वारंट केस की संज्ञा में ही रखा गया है। तो ये बेसिकली आपके CRPC का इंटरप्रिटेशन क्लॉज या डेफिनेशन क्लॉज है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि जितनी चीज़ें हमने आज के इस छोटी सी वीडियो में डिस्कस की है, यहाँ से पक्का कम से कम 2 सवाल आपको देखने को मिलते हैं। अब एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा हाई हो चुका है ना कि दोस्तों जिन चीज़ों को हम लोग नज़रअंदाज करते हैं, लगता कि यार ये कहाँ आएगा, ये भी तो मामूली सी चीज़ है, ये तो बच्चे को भी पता है, तो वहीं पे आपसे पूछ लेगा। अब जैसे कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल कहाँ पे है, बेलेबल नॉन बेलेबल कहाँ पे है, समन्स वारंट कहाँ पर है, विक्टिम आपका कहाँ पर है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कहाँ पर है, इन्वेस्टिगेशन कहाँ पर है, इंक्वायरी कहाँ पर है, तो इन चीज़ों के बारे में आपको एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो आज के लिए दोस्तों फिलहाल इतना ही रखते हैं। आने वाली क्लास में या वीडियो के माध्यम से जो भी आपके साथ मेरी मुलाकात होगी, वहाँ पर हम इसके आगे वाले पार्ट को भी लेके चर्चा के दौर में शामिल करेंगे। हालांकि डिफरेंट फैकल्टीज़ के द्वारा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका MCQ और भी सारी चीज़ों को लेकर डिस्कशन किया जा रहा है, और टारगेट फॉर IQ पे एक बैच अभी हाल ही में शुरू किया गया है जो आपके क्रैश कोर्स के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर आपके जितने भी 5 सब्जेक्ट हैं उन 5 का एक क्विक रिवीजन किया जाएगा विद इन द पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। तो अगर आप उस बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो आप टारगेट फॉर IQ के ऑफिशियल नंबर पर आप संपर्क करके एनरोलमेंट प्रोसीजर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।